नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो एनसीईआरटी का जो एमसीक्यू है हमने जियोग्राफी के किए। आज से हम एनसीईआरटी जो हिस्ट्री का है 6 से उनके सारे जो प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं वो सारे हम अपने प्रश्नों में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जैसे कि हमने जियोग्राफी किया है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सारे प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन इज द वर्ड इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंडस विच इज कॉल्ड द सिंधु इन संस्कृत, and statement second is the name Bharat is the first mentioned in the Rig Veda, and third statement the Iranian and Greeks called the land east of the Indus river is called India. Which of the above statement are correct? देखिए यहाँ पे जो दिए गए हैं ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, एक दो तीन करेक्ट हैं। ठीक है, तो इंडिया या इंडस से निकला है, ओ सॉरी, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। और भारत नाम का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए प्रयोग होता था। और ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस या इंदोस कहा है, और इसके पूर्व में स्थित भूमि को क्या कहा है, इंडिया कहा है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन था क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों या भुर्ज वृक्ष की छालों पर लिखी जाती थी। दूसरा कथन है, अभिलेख पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण होते थे। और तीसरा कथन है, पुरातत्ववेत्ता केवल इमारतों के अवशेषों का अध्ययन करते थे। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी ओनली रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स, इट्स स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। बिकॉज तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं केवल इमारतों का अध्ययन नहीं करते हैं, उसमें जैसे बर्तन है और बहुत सारी चीज़ों का वो अध्ययन करते हैं। ओनली 1 और 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा यहाँ पे। तो पांडुलिपियां जो है ताड़पत्रों या भुर्ज वृक्ष की छालों पर लिखी जाती थी, और अभिलेख पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण होते थे। पुरातत्ववेत्ता इमारतों के साथ साथ औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और सिक्कों का भी अध्ययन करते थे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज द अर्लीस्ट सिटी फ्लोरिस्ड अबाउट 4700 ईयर एगो अलोंग द इंडस ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज, and statement second is the region of the south of Ganga was known as the ancient time as Magad, and statement 3 is rice was first cultivated north in the Vindhyan hills. All statement are correct here. Option D is correct. तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले। गंगा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र प्राचीन काल के मगध के नाम से जाना जाता था, और विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में सबसे पहले क्या, चावल उपजाया गया था। सो यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे डी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तीनों ही सही होंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। पहला कथन है, पुरातत्ववेत्ता जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियां की भी तलाश करते हैं। दूसरा कथन है, पौधों के अवशेष जैसे अनाज के बीज या लकड़ी के टुकड़े जले हुए रूप में जीवित रहते हैं। और तीसरा कथन है, पुरातत्ववेत्ता को प्रायः कपड़ों के अवशेष मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 1 और 2 सही होगा। आर्कियोलॉजिस्ट ऑफन फाइंड्स रिमेन ऑफ द क्लोथिंग, ये स्टेटमेंट गलत होगा। पुरातत्ववेत्ता जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियों की तलाश करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि अतीत में लोग क्या खाते थे। और पौधों के अवशेष जैसे अनाज के बीज या लकड़ी के टुकड़े यदि जले हुए हैं तो भी वो जले हुए रूप में जीवित रहते हैं। और पुरातत्ववेत्ता को प्रायः कपड़ों के अवशेष नहीं मिलते। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पांडुलिपि शब्द मेन्यू स्क्रिप्ट का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन शब्द मीनू से निकला है। दूसरा कथन है, पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज वृक्ष की छाल पर बने भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और तीसरा कथन है, सभी पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में संरक्षित पाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब जो पांडुलिपियां हैं वो केवल मंदिर और विहारों में ही संरक्षित नहीं पाई जाती, और भी जगह होती हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो पांडुलिपि शब्द जो है वो मैन्यूस्क्रिप्ट का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन शब्द मेनू यानी हाथ से निकला है। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोज वृक्ष की छाल पर बने भोजपत्र पर लिखी जाती थी। हालांकि कई पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में भी संरक्षित मिली, लेकिन यह कहना गलत होगा कि सभी पांडुलिपियां वहीं पाई जाती थी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अभिलेख प्रायः पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। दूसरा कथन है, पुरातत्ववेत्ता केवल राजाओं के आदेश को ही अभिलेख में पाते हैं। और तीसरा कथन है, कुछ अभिलेखों में आम लोगों द्वारा भी अपने कार्यों के विवरण अंकित किए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड्स ओनली द ऑर्डर ऑफ किंग्स इन इंस्क्रिप्शंस। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ये ओनली वाला जो सेंटेंस है ये गलत होगा, ऐसा नहीं है। 1 और 3 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
तो अभिलेख कठोर सतह लाइक पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण किए जाते थे ताकि वे लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें, और राजाओं के आदेशों के अलावा आम लोगों के विवरण भी अभिलेखों में अंकित किए जाते थे। उदाहरण के लिए व्यापारी, शिल्पकार और अन्य लोग भी अपने कार्यों के बारे में जानकारी जो है अभिलेखों में दर्ज कराते थे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, consider the following statement. Statement 1 is the region of the south of the river Ganga was known as Magad in ancient time. Statement second is the ruler of the Magad were very powerful and established a vast empire. And statement 3 is the Indus Valley civilizations was known as Magad. Which of the following statement is correct? तो सिंधु घाटी सभ्यता मगध के नाम से तो नहीं जानी जाती थी ना, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो गंगा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था, जो वर्तमान में बिहार राज्य का हिस्सा है। मगध के शासक शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, जिससे यह प्राचीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण राज्य में एक बना। सिंधु घाटी सभ्यता मगध के रूप में नहीं जानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक अलग प्राचीन सभ्यता थी जो लगभग 4700 वर्ष पहले फली फूली। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्राचीन काल में लोग व्यापार, युद्ध, आपदाओं और नए स्थलों की खोज के लिए यात्रा करते थे। दूसरा कथन है, पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाएं बनाते हैं। तीसरा कथन है, प्राचीन भारत में कोई भी बाहरी लोग आकर नहीं बसे। तो नो आउटसाइडर्स कम एंड सेटल इन एंशिएंट इंडिया, इट्स स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। तो प्राचीन काल में लोग व्यापार, युद्ध, आपदाओं और नए स्थानों की खोज के लिए यात्रा करते थे। इससे विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं का आदान प्रदान हुआ। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाएं बनाते हैं, जिनसे कुछ क्षेत्रों में आवागमन कठिन होता है। और जो कथन दिया गया था कि प्राचीन भारत में कोई बाहरी लोग आकर नहीं बसे, तो ऐसा नहीं। ईरानी आए, यूनानी आए, शक आए, कुषाण आए, हूण आए, ये सब अपने टाइम टू टाइम आते रहे, जिससे क्या हुआ, इंडियन जो कल्चर था वो समृद्ध हुआ। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वर्क रिटन इन संस्कृत। एंड स्टेटमेंट सेकंड इज संस्कृत लैंग्वेज वाज मेनली यूज्ड बाय कॉमन पीपल। एंड स्टेटमेंट थर्ड इज तमिल लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय ओनली बाय द रॉयल फैमिली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो तमिल भाषा का प्रयोग केवल शाही परिवार के लोग नहीं करते थे, ये स्टेटमेंट गलत है। ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। तो ऋग्वेद संस्कृत में लिखी गई सबसे पुरानी रचना मानी जाती है, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। और प्राकृत भाषा जो है आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, जबकि संस्कृत अधिकतर शाही, धार्मिक और उच्च वर्गीय समुदायों द्वारा बोली जाती थी। तमिल भाषा का प्रयोग केवल शाही परिवार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आम लोगों और विद्वानों के द्वारा भी प्रयोग की जाती थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पुरातत्ववेत्ता केवल पत्थर और धातु से बनी चीजों का अध्ययन करते थे। दूसरा कथन है, पुरातत्ववेत्ता जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियों का भी अध्ययन करते थे। तीसरा कथन है, पुरातत्ववेत्ता कभी मिट्टी के बने बर्तन या अनाज के अवशेष की खोज नहीं करते थे। देखने से ही लग रहा है पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे केवल 2 सही होगा। केवल यहाँ पे लिखा ना, केवल पत्थर और धातु से बनी, तो केवल वाले स्टेटमेंट थोड़ा सा वो अधिकतर गलत ही होते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो पुरातत्ववेत्ता पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन, हड्डियां, सिक्के और पुरानी इमारतों का अध्ययन करते थे। वे जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियों का भी अध्ययन करते थे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्राचीन लोग क्या खाते हैं, और वे मिट्टी के बर्तन या अनाज के अवशेष का अध्ययन नहीं करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज द फर्स्ट पीपल इन प्रैक्टिस एग्रीकल्चर इन इंडिया लिव्ड इन hilly area of the northeast। And statement second is cities were established in 4700 years ago along the Indus River। And statement 3 is rice was the first cultivated in the Vindhyan mountain region। which of the following statement is correct? तो भारत में सबसे पहले खेती करने वाले लोग उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं रहते थे, वो विंध्यन के क्षेत्र में रहते थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। केवल 2 और 3 सही होगा। तो उत्तर पूर्व में नहीं, बल्कि उत्तर पश्चिम यानी सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में रहने वाले लोग सबसे पहले खेती करते थे। और सिंधु नदी के किनारे 4700 साल पहले नगर बसे, जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे। और विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में सबसे पहले चावल की खेती की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्राचीन समय में लोग व्यापार, रोजगार, युद्ध और धर्म के प्रचार के लिए यात्रा करते थे। दूसरा कथन है, गंगा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध कहा गया। एंड स्टेटमेंट 3 है,
प्राचीन काल में लोग यात्रा नहीं करते थे क्योंकि यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे। तो जाहिर सी बात है यात्रा तो वो करते ही थे। उस समय के जो अलग अलग साधन थे, जैसे कि मतलब घोड़ा है, नाव है और सारी जो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो केवल क्या सही होगा, एक और दो करेक्ट होगा। तो प्राचीन समय में लोग व्यापार, रोजगार, युद्ध और धर्म प्रचार के लिए यात्रा करते थे। गंगा नदी के दक्षिण में मगध राज्य स्थित था, जो बहुत शक्तिशाली था। अब मगध शक्तिशाली क्यों था, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मगध इतना शक्तिशाली राज्य क्यों बना। ठीक है, उसका सिर्फ एक कारण है और वो आप हमें कमेंट करिएगा। लोग यात्राएं नहीं करते थे, वे कठिनाइयों के बावजूद पहाड़, नदियों और समुद्रों को पार कर सकते। तो मतलब तीसरा कथन गलत होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अभिलेख हमेशा कागज पर लिखे जाते थे और राजा अपने आदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्थर की धातु की सतहों पर लेख खुदवाते थे और अभिलेखों में केवल शासकों के आदेश ही मिलते थे, आम लोगों की जानकारी नहीं हुआ करती थी। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन यहाँ पे केवल दूसरा स्टेटमेंट ही करेक्ट होगा, बाकी दोनों गलत होंगे, आप समझ रहे होंगे। एक्सप्रेशन देखते हैं। तो अभिलेख पत्थर और धातु जैसी कठोर सतहों पर लिखे जाते थे, ना कि कागज पर, और कागज उस समय था ही नहीं। राजा अपने आदेश जनता तक पहुंचाने के लिए इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर खुदवाते थे। अभिलेखों में केवल राजाओं के ही आदेश नहीं बल्कि कुछ आम लोगों द्वारा भी जो किए गए कार्य उनके होते थे वो अपना विवरण दर्ज करवाते थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ओनली टू इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन इज द ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट रिटन इन संस्कृत, एंड स्टेटमेंट सेकंड इज the Prakrit language was mainly used by the common people, and statement third is the Tamil language was used only in the South India. Which of the following statement is correct? तो तमिल भाषा का उपयोग केवल दक्षिण भारत में होता था, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता ना, तो केवल एक और दो सही होगा। तो ऋग्वेद जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे पुराना ग्रंथ है और प्राकृत भाषा आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, जबकि संस्कृत उच्च वर्गों द्वारा उपयोग की जाती थी। देखिए, प्राकृत जो है ये आम लोगों की भाषा थी, इसीलिए गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो प्राकृत भाषा में ही दिए हैं। ठीक है, तमिल भाषा दक्षिण भारत में लोकप्रिय थी लेकिन यह अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन इज आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी एंशियंट रिमेन्स बाय द डिगिंग, एंड स्टेटमेंट सेकंड इज आर्कियोलॉजिस्ट सर्च ओनली फॉर टूल्स मेड ऑफ द स्टोन नॉट मेटल टूल्स, एंड स्टेटमेंट थ्री इज आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी बोन्स, पोट्री एंड कॉइन्स टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो यहाँ पे पुरातत्ववेत्ता केवल पत्थर से बने औजारों की खोज करते थे, धातु के औजारों की नहीं। आप समझ रहे होंगे ये गलत होगा, 1 and 3 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो पुरातत्ववेत्ता खुदाई करके प्राचीन अवशेषों का अध्ययन करते थे, वे पत्थर के अलावा धातु के औजारों, मिट्टी के बर्तनों और सिक्कों, हड्डियों का भी अध्ययन करते थे। तो मतलब केवल पत्थर के बने औजारों का ही ये नहीं करते थे। ऑप्शन 3 यहाँ पे गलत होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन इज मगध वाज द one of the most powerful kingdom in the ancient India, and statement second is the capital of the Magad kingdom was the Ayodhya, and statement third is the Ganga and its tributaries was helpful in the expansion of the Magad kingdom. Which of the following statement are correct? So मगध की राजधानी अयोध्या थी, ये तो नहीं है। किसकी राजधानी अयोध्या थी? कौशल की राजधानी अयोध्या थी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या सही होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो मगध प्राचीन में सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था। मगध की राजधानी अयोध्या नहीं बल्कि राजगृह और फिर बाद में पाटलिपुत्र बनी, और गंगा और इसकी सहायक नदियां व्यापार और संचार के लिए सहायक थी, जिससे राज्य विस्तार को मदद मिली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया है, दूसरा कथन है प्राकृत भाषा आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, तीसरा कथन है तमिल भाषा केवल ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त होती थी। तो जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो बस यही गलत होगा, तमिल भाषा केवल ब्राह्मणों द्वारा नहीं, वो तो आम लोगों के द्वारा भी बोली जाती थी। ठीक है, और अगर ये कहा जाए कि ब्राह्मणों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो वो संस्कृत बोली जाती थी। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1 and 2 इज करेक्ट। तो ऋग्वेद संस्कृत में रिटन किया गया है, प्राकृत भाषा आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, तमिल भाषा केवल ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त नहीं होती थी बल्कि यह दक्षिण भारत के कई समुदायों द्वारा बोली जाती थी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़पत्रों और भोजपत्र पर लिखी जाती थी, दूसरा कथन है अभिलेख पत्थर या धातु की सतहों पर लिखे जाते थे, तीसरा कथन है सभी पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि मतलब जो सभी पांडुलिपियां हैं वो सुरक्षित ही हैं, है ना। सो ऑप्शन 1 and 2 इज करेक्ट।
तो पांडुलिपियां ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। अभिलेख पत्थर या धातु की सतह पर उत्कीर्ण होते थे। सभी पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित नहीं, इनमें से बहुत सारी नष्ट हो गई हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज सिटीज वेयर सेटल्ड ऑन द बुक of the Indus River and its tributaries about 4700 year ago. Statement second is the region located south of the Ganga was called Magad in ancient time, and statement 3 is the name of the India is associated with the Indus River. Which of the following statement are correct? तो यहाँ पे सारे के सारे सही हैं, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो सिंधु नदी के किनारे 4700 साल पहले हड़प्पा सभ्यता के नगर बसे थे। गंगा के दक्षिण में मगध राज्य स्थित था जो बहुत शक्तिशाली था, और भारत का नाम इंडिया सिंधु नदी इंडस शब्द से लिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पुरातत्वविद प्राचीन अवशेषों की खोज और अध्ययन करते थे। दूसरा कथन है, पुरातत्वविद केवल इमारतों के अवशेष का अध्ययन करते थे। तीसरा कथन है, पुरातत्वविद हड्डियों, औजारों, बर्तनों और सिक्कों का भी अध्ययन करते थे। कौन सा सही है? तो जाहिर सी बात है, केवल इमारतों इसका अवशेष तो नहीं करते थे, हम ऊपर भी देख चुके हैं। ओनली 1 and 3 इज करेक्ट। तो पुरातत्वविद प्राचीन अवशेषों की खोज और अध्ययन करते थे। वे केवल इमारतों के अवशेषों का अध्ययन नहीं करते थे, बल्कि हड्डियों, औजारों, बर्तनों और सिक्कों का भी अध्ययन करते थे। इसीलिए यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है वो द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज early humans depended mainly on hunting and gathering for food. Statement 2 is in the Neolithic age humans learned agriculture and animal husbandry. And statement 3 is Harappans developed only on agriculture and animal husbandry. They did not do trade. ठीक है, तो ये जो लिखा गया ना, they did not do trade, यानी वो व्यापार नहीं करते थे, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे देशों के साथ उनके अलग अलग व्यापार, इन सारी चीज़ों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। सो यहाँ पे केवल 1 और 2 सही होगा। तो प्रारंभिक मानव शिकार और जंगली फल सब्जियां इकट्ठा करके जीवन यापन करते थे, और नवपाषाण काल में मानव ने कृषि और पशुपालन की शुरुआत की, और हड़प्पा के लोग व्यापार नहीं करते थे। ये कथन गलत होगा। ठीक है, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हड़प्पा नगर सिंधु नदी प्रणाली के किनारे स्थित थे। दूसरा कथन है, लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह नगर था। और तीसरा कथन है, हड़प्पा वासियों ने तांबा या कांसे के उपकरण का उपयोग नहीं किया। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, हड़प्पा जो वहाँ के निवासी थे, उन्होंने तांबे या कांसे का ही उपयोग किया था। ठीक है, चालकोलिथिक एज के बारे में आपको सारी चीजें याद आ रही होंगी। सो यहाँ भी केवल 1 और 2 ही करेक्ट होगा। पहला कथन सही है, तो हड़प्पा नगर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित थे। और दूसरा कथन भी सही है, गुजरात स्थित था। लोथल हड़प्पा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, या इसको डक यार्ड भी कहते हैं इंग्लिश में। कई बार डक यार्ड के ही नाम से ऐसे लिखा रहता है, डक यार्ड, तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। और तीसरा कथन गलत क्यों है कि हड़प्पा वासियों ने तांबे और कांसे के औजारों का प्रयोग किया था। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज नियोलिथिक पीपल मेड एंड यूज पॉटरी। स्टेटमेंट 2 इज अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन ओनली इन केव, नेवर बिल्ट परमानेंट हाउसेज। एंड स्टेटमेंट 3 इज नियोलिथिक पीपल वेयर ओनली हंटर्स एंड गैदर्स। कौन सा सही है? तो देखिए, जो प्रारंभिक मानव केवल गुफाओं में रहते थे, कभी स्थायी घर नहीं बनाए, ये यहाँ पे गलत होगा। और नवपाषाण युग के लोग केवल शिकारी और संग्रहकर्ता नहीं थे, ये मध्यपाषाण काल के जो लोग हैं उनका ये एक फीचर्स है। सो यहाँ पे केवल 1 करेक्ट होगा। तो नवपाषाण काल में लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और नवपाषाण युग में लोग स्थायी घरों में भी रहने लगे थे। उन्होंने कृषि और पशुपालन भी शुरू किया था। सो केवल यहाँ पे 1 स्टेटमेंट ही करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हड़प्पा नगरों में अच्छी तरह से नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। दूसरा कथन है, हड़प्पावासी आभूषण बनाने के लिए सोना, चांदी और कीमती पत्थर का उपयोग करते थे। और तीसरा कथन है, हड़प्पा लिपि पूरी तरह से पढ़ ली गई थी। तो यहाँ पे जो तीसरा कथन दिया गया है, हड़प्पा लिपि पूरी तरीके से पढ़ ली गई थी, तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत है। हड़प्पा लिपि के बारे में, वो चित्रात्मक लिपि है, उसके बारे में अभी तक की कोई जानकारी नहीं कि वहाँ पे क्या था क्या नहीं था। सो केवल 1 और 2 सही होगा। तो हड़प्पा नगरों में उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी, और आभूषणों में सोना, चांदी, कर्नेलियन, जैस्पर पत्थरों का उपयोग किया जाता था। और हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मेहरगढ़ एक प्रारंभिक स्थल था जहां कृषि और पशुपालन शुरू हुआ था। दूसरा कथन है, सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर बकरी थी।
और तीसरा कथन है मेहरगढ़ के लोग अपने मृतकों को जानवरों के साथ दफनाते थे। तो यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। तो मेहरगढ़ में कृषि और पशुपालन के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं और बकरी सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में से थी और यहाँ कब्रों में मनुष्य के साथ जानवरों को भी दफनाया गया था। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्रारंभिक मानव लकड़ी, पत्थर और हड्डियों से बने औजारों का प्रयोग करते थे। दूसरा कथन है हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडारण के लिए बड़े बड़े भंडार यानी ग्रेनरी बनाए गए थे। और तीसरा कथन है ग्रेट बाथ हड़प्पा नगर में पाया गया है। ठीक है, यानी जिसको हम महान स्नानागार की संज्ञा देते हैं, तो वो कहाँ पाया गया है? तो वो तो मोहनजोदड़ो में पाया गया, हड़प्पा में तो पाया नहीं गया है। सो ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो प्रारंभिक मानव लकड़ी, पत्थर और हड्डियों के औजार का प्रयोग करते थे। हड़प्पा नगरों में अनाज के भंडार के लिए ग्रेनरी बनाई जाती थी और ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में पाया गया, न कि हड़प्पा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज अर्ली ह्यूमन मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। स्टेटमेंट 2 इज हड़प्पन हाउसेज वेयर बिल्ट विथ baked bricks and without any planning. Statement 3 is in the Neolithic age, human learned to weave cloth from cotton. Which of the following statement is correct? तो हड़प्पा के मकान बिना योजना के केवल मिट्टी के ईंटों से बने थे, ऐसा नहीं था। वहाँ पक्की ईंटों के भी बने हैं, जैसे कि कालीबंगा में मिला है पहली बार, और उनका जो एक बेल प्लांट होता था उससे वो बनते थे। सो यहाँ पे 1 और 3 सही होगा। तो प्रारंभिक मानव भोजन और पानी की तलाश में स्थान बदलते थे और हड़प्पा के मकान पक्की ईंटों और योजना के अनुसार बनाए गए हैं और नवपाषाण काल में कपास से कपड़ा बुनना शुरू हुआ था। तो यहाँ पे तीसरा और 1 और 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है हड़प्पन नगर उन्नत नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग का प्रमाण देते हैं। दूसरा कथन है हड़प्पा लोगों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। और तीसरा कथन है मेहरगढ़ एक हड़प्पा स्थल है। तो मेहरगढ़ एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है, क्या है आइए एक्सप्रेशन में देखते हैं। तो हड़प्पा नगरों में ग्रिड योजना और जल निकासी जैसी उन्नत योजनाएं थी। मेसोपोटामिया में हड़प्पा की मोहरें पाई गई जिससे व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। और मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता के पहले का स्थल है। ठीक है, सो यहाँ पे तीसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है हड़प्पा में माप तोल के मानकीकृत भार और माप का प्रयोग किया जाता था। दूसरा कथन है कांस्य एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु थी। और तीसरा कथन है हड़प्पा लिपि पूरी तरह पढ़ ली गई है। जाहिर सी बात है द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज बीन फुली डिसिफर्ड, तो ये यहाँ पे गलत होगा। केवल 1 और 2 सही होगा। तो हड़प्पा सभ्यता में मानकीकृत भार और माप का उपयोग होता था और कांस्य मिश्र धातु का प्रयोग आम था वहां पे। और हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसी वजह से केवल 1 और 2 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्रारंभिक मानव आग का उपयोग खाना पकाने, सुरक्षा और गर्मी के लिए करते थे। ठीक है, दूसरा इसमें कथन दिया गया पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ और धौलावीरा आधुनिक राजस्थान में स्थित है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही। तो धौलावीरा जो राजस्थान में नहीं स्थित है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो प्रारंभिक मानव आग का बहुप्रयोग करते थे। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ और धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। केवल 1 और 2 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है हड़प्पा सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत तक फैली थी। दूसरा कथन है हड़प्पा के लोग पशु पूजा और मातृ देवी की पूजा करते थे। और तीसरा कथन है हड़प्पा लोग लोहे के औजारों का प्रयोग करते थे। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखिए, हड़प्पा के जो लोग थे वो कांसे के औजारों का, जो तांबे के बने औजारों का प्रयोग करते थे। लोहे का उसमें तो आविष्कार भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो 1 और 2 ओनली करेक्ट होगा। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी भागों में फैली थी। हड़प्पा में जानवरों और महिला देवी की पूजा के प्रमाण मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता में तांबे और कांसे के औजारों का प्रयोग होता था, लोहे का नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज नियोलिथिक पीपल यूज्ड टू स्टोर सरप्लस ग्रेन इन earthen pot. Statement 2 is early human never used bone tools. And statement 3 is Hadappans did not know how to weave and spin clothes. Which of the following statement is correct? तो यहाँ पे केवल पहला स्टेटमेंट कि नवपाषाण काल के लोग अतिरिक्त अनाज को मिट्टी के बर्तनों में संग्रह करते थे, ये सही है। और बाकी कभी हड्डी के औजारों का प्रयोग नहीं करते थे, ये भी गलत है। और ये जानते थे, उनको उसी समय कपड़ा बुनना शुरू हुआ। तो केवल 1 सही होगा।
तो नवपाषाण काल में लोग अतिरिक्त अनाज को मिट्टी के बर्तन या गड्ढों में रखते थे और हड्डी के औजारों का प्रयोग प्रारंभिक मानव करते थे। हड़प्पा वासियों को कताई और बुनाई का ज्ञान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है हड़प्पावासी व्यापार और पहचान के लिए मोहरों का उपयोग करते थे। दूसरा कथन है मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की राजधानी थी। और तीसरा कथन है मेहरगढ़ में मृतकों को बर्तन और औजारों के साथ दफनाया जाता था। तो मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता की राजधानी नहीं थी, उसको मृतकों का टीला समथिंग इस तरह से नाम दिया गया था। तो केवल 1 और 3 करेक्ट होगा। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का उपयोग व्यापार और पहचान के लिए होता था और मोहनजोदड़ो को राजधानी कहने का कोई प्रमाण नहीं है। और मेहरगढ़ में कब्रों और औजार के बर्तन पाए गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है हड़प्पावासी कृषि करते थे, गेहूं और जौ उगाते थे। हड़प्पा नगरों में अतिरिक्त जो अनाज होता था उसके भंडारण के लिए ग्रेनरी थी और हड़प्पावासी परिवहन में घोड़े का बड़े पैमाने पर उपयोग करते थे। ठीक है। तो हड़प्पावासी जो थे परिवहन में घोड़े का उपयोग नहीं करते थे। तो हड़प्पा में गेहूं जौ जैसी फसलें उगाई जाती थी और ग्रेनरी में अनाज भंडारण के प्रमाण है। घोड़े का बड़े पैमाने पर उपयोग हड़प्पा काल में नहीं होता था। ठीक है। इसी वजह से केवल 1 और 2 ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है हड़प्पावासी मानकीकृत भार और माप का प्रयोग करते थे। दूसरा कथन है मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। और तीसरा कथन है हड़प्पावासियों ने लोहे के औजारों का व्यापक प्रयोग किया है। तो जाहिर सी बात है लोहे का नहीं, वो कांसे या तांबे का किया है। तो केवल 1 और 2 ही करेक्ट होगा यहाँ पे। तो मानकीकृत माप तौल के प्रमाण हड़प्पा से मिले हैं और मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पावासी तांबे और कांसे के औजारों का प्रयोग करते थे, लोहे का नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्रारंभिक मानव जंगली जानवरों से बचाव के लिए आग का उपयोग करते थे। दूसरा कथन है ग्रेट बाथ बिना पकाई ईंटों से बना था। और तीसरा कथन है प्रारंभिक मानव केवल पहाड़ों के पास बसे थे, नदियों के पास नहीं। तो जो प्रारंभिक मानव थे वो नदियों के पास बसते थे, पहाड़ों के पास नहीं बसते थे, क्योंकि नदियों पे उनकी सारी चीज़ों की ज़रूरतें जो होती थी वो पूरी होती थी। और जो ग्रेट बाथ था वो बिना पकाई ईंटों से नहीं बना था, वो पकाई ईंटों से ही बनाया गया था। केवल 1 सही होगा यहाँ पर। तो आग से जानवरों से बचाव और गर्मी पाते थे और ग्रेट बाथ जो था वो पक्की ईंटों का बना था और मानव नदियों और झीलों के पास बसते थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्रारंभिक मानव पत्थर, लकड़ी और हड्डी के औजारों का प्रयोग करते थे। दूसरा कथन है हड़प्पा लोग कपास से कपड़ा बुनते थे। तीसरा कथन है हड़प्पा वासियों को लेखन का ज्ञान था। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो होंगे वो करेक्ट होंगे। तो पत्थर, लकड़ी और हड्डी के औजार बनाए जाते थे हड़प्पा में। कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। हड़प्पा लिपि प्रयोग में थी लेकिन पढ़ी नहीं गई है। तो यहाँ पे तीनों ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज हड़प्पन सिटीज शो सिमिलरिटी in town planning. Statement 2 is early humans first learned animal husbandry, then agriculture. And statement 3 is Dholavira is located in Gujarat. Which of the following statement is correct? देन प्रारंभिक मानव ने पहले पशुपालन सीखा फिर कृषि सीखा, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो केवल 1 और 3 सही होगा। हड़प्पा नगरों में समान ग्रिड योजना थी, कृषि और पशुपालन साथ साथ डेवलप हुए। और धौलावीरा जो कहाँ पे है वो गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मेहरगढ़ के लोग मुख्यतः शिकारी और संग्रहकर्ता थे। दूसरा कथन है हड़प्पा नगरों में सार्वजनिक स्नानागार और ग्रेनरी थी। तीसरा कथन है हड़प्पा सभ्यता केवल सरस्वती नदी के किनारे फैली थी। इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखिए जो मेहरगढ़ के लोग थे वो शिकारी और संग्रहकर्ता नहीं थे। तो यहाँ पे केवल 2 ही सही होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो मेहरगढ़ के लोग कृषि और पशुपालन करते थे। हड़प्पा नगरों में स्नानागार और ग्रेनरी थी। और हड़प्पा सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे फैला हुआ था। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्रारंभिक मानव औजारों का प्रयोग शिकार काटने और आश्रय बनाने के लिए करते थे। हड़प्पा नगरों में विदेशी व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। और तीसरा कथन है प्रारंभिक मानव जो है यहाँ पे ये पैलियोलिथिक पीरियड हो, पैलियोलिथिक काल में अस्थायी रूप से बस गए थे। ये ना अर्ली ह्यूमन सेटल्ड परमानेंटली इन पैलियोलिथिक पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये गलत है। यहाँ पे 1 और 2 सही होगा। कैसे। तो औजार शिकार व अन्य कार्यों के लिए प्रयोग होते थे। हड़प्पा की मोहरें मेसोपोटामिया से मिली हैं और स्थायी बसावट जो है वो कब हुई, नवपाषाण काल में हुई। ठीक है। तो पैलियोलिथिक पीरियड में वो नहीं हुई। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यह कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और कथन है महाजनपद काल में समाज में जाति व्यवस्था पूरी तरीके से स्थापित हो चुकी थी। कथन 2 दिया गया है
महाजनपदों की अधिकांश अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पर आधारित थी। तीसरा प्रश्न दिया गया है, पंचमार्क सिक्के महाजनपद काल में प्रचलित थे। आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, द कास्ट सिस्टम वाज फुल्ली एस्टैब्लिश्ड इन द सोसाइटी ड्यूरिंग महाजनपद पीरियड, ये करेक्ट नहीं है, बाकी 2 और 3 करेक्ट होगा। ठीक है, कैसे नहीं सही है, इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे देखते हैं। देखिए, पहला कथन गलत है, महाजनपद काल में जाति व्यवस्था प्रारंभिक अवस्था में थी और पूरी तरीके से स्थापित नहीं हुई थी। ठीक है, और कथन 2 में अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, व्यापार और वाणिज्य पर आधारित थी, और पंचमार्क सिक्के इस काल के प्रमुख सिक्के थे और ये चांदी और तांबे के बने होते थे, जिनको हम आहत सिक्के कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 2 और 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वज्जी और मल्ल महाजनपद गणतंत्रीय व्यवस्था के उदाहरण है। और दूसरा कथन दिया गया है, मगध महाजनपद में राजा का चुनाव गणसभा द्वारा किया जाता था। और तीसरा कथन है, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, तीसरा कथन तो सही है, और मगध महाजनपद में राजा का चुनाव गणसभा के द्वारा ये नहीं होता था, बाकी पहला भी सही है। तो 1 और 3 करेक्ट होगा। दूसरा गलत क्यों हुआ? तो वज्ज और मल्ल जो थे वो गणतंत्रीय महाजनपद थे, और मगध में राजतंत्र था, राजा का चुनाव नहीं होता था, और कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। तो आई होप तीनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज, गामिनी वाज द हेड ऑफ द विलेज ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड। स्टेटमेंट सेकंड इज, राजगृह वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध महाजनपद। एंड स्टेटमेंट 3 इज, ताम्रलिप्ति पोर्ट वाज लोकेटेड इन गंधार महाजनपद। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो देखिए, ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो था ये गंधार महाजनपद में स्थित नहीं था। कहाँ स्थित था, हम इसको एक्सप्रेशन में कवर करते हैं। तो गामिनी गांव का जो होता है वो प्रमुख होता था, और राजगृह मगध की पहली राजधानी थी, और ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ था, ये बंगाल क्षेत्र में था, गंधार में नहीं था। सो ऑप्शन 3 जो है ये रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मगध महाजनपद लौह अयस्क के खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा कथन दिया गया है, मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी, वैशाली थी। और तीसरा कथन है, उत्तरापथ महाजनपद काल का प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए, मल्ल जो महाजनपद था उसकी राजधानी वैशाली नहीं थी। ठीक है, 1 और 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी। दूसरा कथन है, महाजनपद काल में दास प्रथा प्रचलित थी। और तीसरा कथन है, महाजनपदों में राजा के पास कर संग्रह की कोई प्रणाली नहीं थी। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो द किंग डिड नॉट हैव एनी सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन इन महाजनपद पीरियड, तो ये सही नहीं है। बहुत सारे जो टैक्स कलेक्ट किए ही जाते थे। तो 1 और 2 यहाँ पे सही होगा। तो कथन 1 सही है, अवंती की राजधानी कहाँ थी, उज्जैन, और महाजनपद काल में दास प्रथा प्रचलित थी, और महाजनपदों में कर संग्रह की व्यवस्थित प्रणाली स्थित थी। तो तीसरा कथन यहाँ पे गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। दूसरा कथन है, महाजनपद काल के दौरान सभी राज्य गणतंत्रीय थे, और महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में हुआ है। कौन सा सही है? तो जाहिर सी बात है, महाजनपद काल के दौरान सभी राज्य गणतंत्री नहीं थे, कुछ ही जो गणतंत्र वाले राज्य थे वो थे। तो 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी, और सभी राज्य गणतंत्री नहीं थे, और अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। इसी वजह से केवल 1 और 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, महाजनपद काल में युद्ध के दौरान चक्रव्यूह सैन्य तकनीक का प्रयोग हुआ है। दूसरा कथन है, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। और तीसरा कथन है, महाजनपद काल में नगर निर्माण नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है, सिटीज वेयर नॉट बिल्ड ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड। ये तो स्टेटमेंट कॉमन सेंस वैसे ही गलत लग रहा है, तो केवल 1 और 2 सही होगा। तो चक्रव्यूह तकनीकी महाभारत में वर्णित है, और अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा, और नगर निर्माण हुआ है इसमें। इसे दूसरा शहरीकरण या दूसरा नगरीकरण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वज्जी महाजनपद में शासन कुलीन तंत्रीय प्रणाली पर आधारित था। दूसरा कथन है, मगध महाजनपद में हाथियों की सेना का विशेष महत्व था। और तीसरा कथन है, गांधार महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित था। तो कौन सा सही है इसमें? तो गांधार जो महाजनपद था वो बिहार में कहाँ स्थित था, है ना। तो 1 और 2 सही होगा। तो वज्ज में कुलीन तंत्रीय शासन था, मगध की सेना में हाथियों का विशेष स्थान था, और गांधार जो था वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसा हुआ था।
इसी वजह से ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है महाजनपद काल में लोहे के औजारों ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की। दूसरा कथन है कंबोज महाजनपद की राजधानी विराट नगरी थी। और तीसरा कथन है महाजनपद काल में श्रमिक वर्ग को क्या कहा जाता था? कसाका कहा जाता था। कौन सा सही है? तो कंबोज महाजनपद की राजधानी विराट नगरी तो नहीं थी, है ना, क्या थी? अभी आगे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। यहाँ पे केवल 1 और 3 ही करेक्ट होगा। तो लोहे के औजारों से कृषि उत्पादन बढ़ा और कंबोज की राजधानी राजपुरा थी। और श्रमिक वर्ग को क्या कहा जाता था? कसाका कहा जाता था। इसी वजह से ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1 और 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है महाजनपद काल में नगरों में किलेबंदी की परंपरा थी। दूसरा कथन है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र 3 नदियों के संगम पर स्थित थी। और तीसरा कथन है अस्मक महाजनपद उत्तर भारत में स्थित था। तो अस्मक दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में नहीं था। केवल 1 और 2 सही होगा। तो नगरों में किलेबंदी की परंपरा थी, पाटलिपुत्र 3 नदियों के संगम पर स्थित था, और अस्मक महाजनपद जो था वो दक्षिण भारत यानी महाराष्ट्र में था। इसी वजह से केवल 1 और 2 सही होगा। अस्मक महाजनपद वाज लोकेटेड इन नॉर्थ इंडिया, नहीं साउथ इंडिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मगध महाजनपद की पहली राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरी थी। दूसरा कथन है मलय और वंगा महाजनपदों का वर्णन जैन भगवती सूत्र में मिलता है। और तीसरा कथन है वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ जो दिए गए हैं बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। तो मगध की पहली राजधानी राजगृह थी जो कि 5 पहाड़ियों से घिरी थी। और मलय और वंगा महाजनपदों का उल्लेख किसमें? भगवती सूत्र में मिलता है। और वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। तो तीनों ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है महाजनपद काल में सैनिक बल में घुड़सवार सेना और हाथियों का उपयोग किया जाता था। दूसरा कथन है कौशल महाजनपद आधुनिक बिहार में स्थित था। और तीसरा कथन है कुरु महाजनपद की राजधानी अहिछत्र थी। कौन सा इसमें सही होगा? तो कौशल महाजनपद बिहार में कहाँ स्थित था? वो तो अभी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कुरु की राजधानी अहिछत्र नहीं, तो केवल 1 ही सही होगा, बाकी 2-3 तो गलत ही है। तो घुड़सवार सेना, रथ और हाथियों का महाजनपद काल में उपयोग होता था। और कौशल आधुनिक उत्तर प्रदेश अवध में था। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, अहिछत्र नहीं थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मगध महाजनपद बंगाल की खाड़ी के समुद्री मार्गों पर नियंत्रण रखता था। और दूसरा कथन है महाजनपद काल के दौरान विवाह संबंधों का राजनीतिक महत्व था। तीसरा कथन है महाजनपद काल में अजीवक और चावार्क जैसे विधर्मी संपन्न संप्रदाय प्रचलित थे। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए हैं बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। तो मगध बंगाल की खाड़ी के मार्गों पर नियंत्रण करता था। और विवाह संबंध कभी कभी राजनीतिक गठबंधन के रूप में भी प्रयुक्त होते थे। और जीवक और चावार्क, ये सॉरी आजीवक है, ये चावार्क संप्रदाय प्रचलित थे। यहाँ पे ये आजीवक है, ऐसे लिखा जाता है आजीवक। मक्खली गोसाल, आप याद आ रहा होगा आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। और महाजनपद काल में किसान वर्ग को क्षेत्रिका कहा जाता था। और कंबोज महाजनपद वर्तमान अफगानिस्तान और कश्मीर में स्थित था। तो वत्स की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन तो नहीं थी, है ना। केवल 2 और 3 सही होगा। कहाँ है? तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। और किसान वर्ग को क्षेत्रिका कहा जाता था। और कंबोज महाजनपद काबुल घाटी और कश्मीर क्षेत्र में स्थित था। इसी वजह से केवल 2 और 3 करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, महाजनपद काल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह व्यापारिक केंद्र था। महाजनपदों के राजा को मंत्री परिषद का समर्थन प्राप्त था। और महाजनपद काल में स्तूपों का निर्माण नहीं होता था। 1 और 2 सही होगा। ताम्रलिप्ति प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था बंगाल का। और मंत्री परिषद राजा की सहायता करती थी। और महाजनपद काल में प्रारंभिक स्तूपों का निर्माण हुआ है। इसी वजह से केवल 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज टैक्स कलेक्शन इन महाजनपद वाज मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। स्टेटमेंट 2 इज विराटनगर वाज द कैपिटल ऑफ पांचाल महाजनपद ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड। एंड स्टेटमेंट 3 इज महाजनपद आर मेंशनड इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावास्तु। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो महाजनपद काल में पांचाल महाजनपद की राजधानी विराटनगर नहीं थी, है ना। केवल 1 और 3 सही होगा। तो कर वसूली जो है ये कृषि अधिशेष पर आधारित थी, बिल्कुल सही है। और पांचाल की राजधानी कहाँ? अहिछत्र थी। और विराटनगर की राजधानी जो मत्स्य महाजनपद की राजधानी था विराटनगर। और महावस्तु में महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इसी वजह से केवल 1 और 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है महाजनपद काल में राजगृह किलेबंद राजधानी का पहला उदाहरण था। दूसरा कथन है बिंबसार
मगध महाजनपद का शासक था। और तीसरा कथन है महाजनपद काल में लौह अयस्क से रथ निर्माण नहीं किया जाता था। तो बिल्कुल सही है, ये जो महाजनपद काल में लौह अयस्क से रथ का निर्माण किया जाता था, यहाँ पे लिखा गया नहीं किया जाता था। लोहा ही तो एक मेन पावर था मगध का, है ना। एक और दो सही होगा। तो राजगृह किलेबंद राजधानी का पहला उदाहरण था। बिंबिसार मगध का प्रमुख शासक था। लौह अयस्क से हथियार और रथ बनाए जाते थे, इसी वजह से एक और दो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है महाजनपद काल में नगरों का आकार और जटिलता बढ़ी थी। महाजनपदों में राजा के पास कराधान प्रणाली थी नहीं थी सॉरी और अजात शत्रु मगध महाजनपद का शासक था। कौन सा सही होगा? तो महाजनपद में राजा के पास कराधान प्रणाली थी नहीं थी ऐसा नहीं है, एक और तीन करेक्ट होगा यहाँ पे। तो नगरों का आकार बढ़ा था, इसी को दूसरा जो नगरीकरण कहा जाता है या शहरीकरण कहा जाता है। कराधान प्रणाली थी और अजात शत्रु जो था वो मगध का शासक था। एक और तीन सही होगा, दूसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है महाजनपद काल में उत्तरापथ व्यापार मार्ग गांधार से मगध तक फैला हुआ था। दूसरा कथन है महाजनपदों के सभी शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और तीसरा कथन है मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर थी। तो महाजनपद के जो सभी शासक थे वो बौद्ध नहीं थे। एक और तीन सही होगा, दूसरा गलत होगा। उत्तरापथ गांधार से मगध तक था और सभी शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे। और मल्ल की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दूसरा गलत होगा। लास्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है महाजनपद काल में शासक कर वसूली के लिए सेना का प्रयोग करते थे। दूसरा कथन है मगध महाजनपद प्राकृतिक रूप से गंगा, सोन और चंपा नदियों से घिरा हुआ था। और तीसरा कथन है वज्र महाजनपद में शासक वंशानुगत पद पर नियुक्त होते थे। कौन कौन सा सही है? तो वज्र महाजनपद था वो वंशानुगत शासक यहाँ पे नियुक्त नहीं होते थे, ये गणतंत्र था। तो एक और दो सही होगा यहाँ पे। तो कर वसूली के लिए सेना का उपयोग होता था और मगध नदियों से घिरा हुआ था और वज्र गण राज्य था, सो वंशानुगत पद नहीं था यहाँ पे। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज अशोका वाज द फर्स्ट किंग टू यूज रॉक एडिक्ट टू कन्वे हिज मैसेज टू पब्लिक। स्टेटमेंट 2 इज अशोका रॉक एडिक्ट्स were written only in Sanskrit language. And statement 3 is Ashoka appointed official called Dhamma Mahamatra to propagate his religion, जो उसको कहते हैं धम्म। ठीक है, which of the following statement is correct? तो अशोक के शिलालेख केवल संस्कृत भाषा में ही नहीं लिखे गए, वो पाली भाषा और अरामाइक इन सारी सब चीज़ों में लिखे भी गए हैं ना। तो केवल एक और तीन करेक्ट होगा। एक और तीन का तो इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक और तीन सही होगा, दूसरा जो है वो गलत होगा। ठीक है, अब ऑप्शन कोई मिले ही नहीं इसमें। तो अशोक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने विचारों और आदेशों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों पर और स्तंभों पर लेख लिखवाए और ये पूरे मौर्य साम्राज्य में पाए गए हैं। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, न कि संस्कृत में। और संस्कृत शाही दरबार में प्रयुक्त होती थी, लेकिन आम लोगों की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। इसीलिए गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए वो भी प्राकृत या पाली लैंग्वेज में ही दिए। तीसरा फिर सही है कि अशोक ने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाके अशोक के संदेश को सुनाते थे, विशेषकर उन लोगों के लिए जो पढ़ लिख नहीं सकते थे। तो यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है ये अशोक रॉक्स एडिक्ट वर रिटन ओनली इन संस्कृत लैंग्वेज, ये रॉन्ग होगा, बाकी एक और तीन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अशोक की प्रसिद्धि किस कारण से थी? उसके द्वारा जीते गए युद्धों के कारण, मौर्य वंश की स्थापना करने के कारण, उसके धम्म और दया के सिद्धांतों के कारण और विदेशों में जीते युद्ध के जीतने के कारण। तो बेसिक सा कॉमन सेंस का प्रश्न है। तो बिकॉज ऑफ हिज प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म एंड दया, इसी की वजह से अशोक फेमस है, इसीलिए उनको महान कहा जाता है, महान अशोक, है ना। तो अशोक को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा त्याग कर अहिंसा और जन कल्याण का मार्ग अपनाया था, इसी वजह से ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड काशी। तो पाटलिपुत्र जो थी वो मौर्य एम्पायर का पूरा कैपिटल था। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसको कि अभी हम पटना कहते हैं, और जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अशोक के धम्म में किसी विशेष देवी देवता की पूजा शामिल थी। दूसरा कथन है अशोक के धम्म का उद्देश्य लोगों के बीच नैतिक जीवन के सिद्धांतों को फैलाना था। और तीसरा जो कथन है कि अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की, जिन्हें धम्म महामात्र कहा जाता है। तो तीसरा सही है, दूसरा सही है, पहला नहीं है, ऐसा नहीं है। धम्म में थोड़ा सा जो अशोक का धम्म था वो बेसिकली बहुत ज़्यादा सोशल था। तो यहाँ पे केवल 2 और 3 करेक्ट होंगे।
तो अशोक के धम्म में किसी देवी देवता की पूजा नहीं थी और न ही बलि जैसी धार्मिक क्रियाओं को बढ़ावा दिया गया था। दूसरा कथन है कि धम्म का उद्देश्य था अहिंसा, सह अस्तित्व, पारिवारिक मेल मिलाप और सामाजिक नैतिकता को बढ़ावा देना। अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जो देश भर में घूमकर लोगों को धम्म के सिद्धांत के बारे में समझाते थे। इसी वजह से केवल 2-3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज चाणक्य अर्थशास्त्र वाज एन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फॉर गवर्नेंस ऑफ द मौर्य एम्पायर। स्टेटमेंट 2 इज द मौर्य एम्पायर आल्सो यूज्ड एस्पिनोज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। एंड स्टेटमेंट 3 इज अर्थशास्त्र इज रिलीजियस टेक्स्ट रिलेटेड टू बुद्धिज्म। Which of the following statement is correct? तो अर्थशास्त्र बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं, वो तो राजनीति शास्त्र से रिलेटेड बुक है ना, तो केवल एक और तो सही होगा। तो अर्थशास्त्र चाणक्य कौटिल्य द्वारा लिखा गया था, जिसको कि विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और एक राजनीतिक और प्रशासनिक ग्रंथ था। मौर्य शासन में जासूसी तंत्र महत्वपूर्ण था, जिससे सम्राट को दूर दराज की खबरें मिलती थी। और अर्थशास्त्र कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं था, बल्कि यह राज्य प्रबंधन पर आधारित था। तो केवल एक और दो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध जीतने के बजाय धम्म के प्रचार पर ध्यान दिया। दूसरा कथन, अशोक ने युद्ध के बाद भी अपने सैनिकों को अन्य राज्यों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और कलिंग युद्ध के समय अशोक बिंदुसार के शासनकाल में सेनापति था। तो ऐसा तो नहीं है और ये भी नहीं है, केवल एक सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इसका। तो कलिंग युद्ध की हिंसा देखकर अशोक को गहरी पीड़ा हुई और उसने युद्ध छोड़कर धम्म का मार्ग अपनाया। धम्म का मतलब धर्म, ठीक है, पाली लैंग्वेज में धर्म को धम्म कहा जाता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किसी राज्य पर आक्रमण नहीं किया और वह इतिहास में ऐसा राजा बना जिसने विजय के बाद युद्ध छोड़ा। कलिंग युद्ध के समय अशोक स्वयं सम्राट था, बिंदुसार का जो शासन था वो पहले था। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, तक्षशिला उत्तर पश्चिम का एक प्रमुख शहर था जहां व्यापार और शिक्षा का विकास हुआ। उज्जैन दक्षिण भारत की राजधानी था जहां से अशोक ने शासन किया। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो कौन सा सही है इसमें? तो उज्जैन वाज द कैपिटल ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम द अशोका रूल्स। तो ये गलत है, केवल एक और तीन सही होगा। तो तक्षशिला उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एक प्रमुख व्यापारिक और शैक्षणिक केंद्र था। उज्जैन दक्षिण भारत की राजधानी नहीं थी, बल्कि यह मध्य भारत का एक प्रांतीय प्रशासनिक केंद्र था। अशोक के टाइम में 5 राज्य थे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से राज्य थे, उनका नाम क्या है और उनकी राजधानी क्या है। कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं मैच करने के लिए। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की मुख्य राजधानी थी। तो जो स्टेटमेंट 3 है वो सही होगा। ओनली 1 एंड 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक ने अपने शिलालेखों को केवल पढ़े लिखे लोगों से बनवाया था। ठीक है, और दूसरा दिया गया है कि अशोक ने आदेश दिया था कि शिलालेखों को उन लोगों के लिए पढ़कर सुनाया जाए जो पढ़ नहीं सकते हैं। और अशोक के संदेश केवल भारत के भीतर ही सीमित थे। तो आदेश तो अशोक ने दिया था, उसने ऑर्डर्ड किया था कि मतलब ऐसे पीपल हु कुड नॉट बी रीड, तो उनको रीड करके अलाउड पढ़ाया जाए, उनको काफ़ी बोल के पढ़ाया जाए, उनको सुनाया जाए सही से, जो अनपढ़ हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं। तो केवल दूसरा सही होगा, बाकी 1 और 3 यहाँ पे गलत होगा। तो अशोक के शिलालेख सभी लोगों के लिए थे, इसलिए उन्हें आम जो भाषा थी उस समय की, प्राकृत, उसमें लिखवाया गया था। और अशोक ने अपने अधिकारियों को आदेश दिए थे कि वो अनपढ़ों को शिलालेख पढ़कर सुनाएं। और अशोक ने अपने संदेशों को श्रीलंका, मिस्र, ग्रीस जैसे देशों में भेजा। यह केवल इंडिया तक ही सीमित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहला इसमें कथन दिया गया कि मौर्य शासकों ने व्यापार मार्गों और नदियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। दूसरा कथन है, मौर्य काल में चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में व्यापार, कर व्यवस्था और प्रशासन के नियम दिए गए थे। मौर्य साम्राज्य में केवल उत्तर भारत में व्यापार होता था। तो कौन सा सही है? तो मौर्य साम्राज्य में केवल उत्तरी भारत में व्यापार होता था, दक्षिण भारत में व्यापार नहीं होता था। ऐसा तो सही नहीं है, केवल 1 और 2 सही होगा यहाँ पे। तो मौर्य शासकों ने व्यापार मार्गों, खासकर सड़क और नदी मार्गों की सुरक्षा पर ध्यान दिया था ताकि व्यापार बाधित न हो। और दूसरा कथन है कि चाणक्य का अर्थशास्त्र प्रशासन, नीति, कर संग्रह और व्यापार पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था। मौर्य काल में व्यापार उत्तर और दक्षिण दोनों भारत में सक्रिय था, जैसे कि उज्जैन, ताम्रलिप्ति आदि से। ठीक है, तो केवल बी यहाँ पे करेक्ट होगा, तीसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पहला कथन, अशोक के धम्म का उद्देश्य केवल बौद्ध धर्म का प्रचार था। दूसरा कथन, अशोक ने सभी जीवों के प्रति करुणा और सह अस्तित्व की भावना का प्रचार किया। अशोक ने केवल भारत में धम्म का प्रचार किया, अन्य देशों में नहीं किया। तो देखिए, अशोक का जो धम्म था वो केवल बौद्ध धर्म नहीं था, और भी बहुत सारी चीजें थी।
ठीक है। तो केवल आप ये कहिए कि बौद्ध धर्म ही जो है वो धम्म है अशोक का, ऐसा नहीं, उसमें बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें इनबिल्ट की गई थी अशोक के द्वारा, जो कि सामाजिक रूप से सही चीज़ें हैं और उनको मानना चाहिए लोगों को, कि किसी भी आदमी के समाज के प्रति कर्तव्य क्या हो सकते हैं, वो अशोक का धम्म है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 2 सही होगा। तो अशोक का धर्म किसी धर्म तक सीमित नहीं था, यह सामाजिक और नैतिक सुधार पर आधारित था। अशोक ने सभी प्राणियों के प्रति करुणा, सहिष्णुता और अहिंसा का संदेश दिया। अशोक ने धम्म का प्रचार श्रीलंका, सीरिया, मिस्र जैसे देशों में भी किया। इसीलिए 1 और 3 गलत होगा, केवल 2 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है धम्म महामात्र का कार्य कर संग्रह करना था। ठीक है। दूसरा कथन है धम्म महामात्र अशोक द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी थे। और तीसरा कथन है ये अधिकारी लोगों को धम्म के सिद्धांत समझाते थे और समाज में नैतिकता फैलाते थे। तो धम्म महामात्र का जो कार्य था वो उनको धर्म के बारे में जागरूक करना, जो अशोक का धम्म था उसके प्रति जागरूक करना, उसको बताना और सारी चीजें करना। कर संग्रह करना ये नहीं था उनका, केवल 2 और 3 सही होगा यहाँ पे। तो धम्म महामात्र का कार्य जो था वो कर संग्रह नहीं बल्कि धम्म के प्रचार और सामाजिक नैतिकता पर था। और ये अधिकारी अशोक द्वारा नियुक्त किए गए थे। ये अधिकारी स्थान स्थान पर जाकर लोगों को नैतिकता और सह अस्तित्व का पाठ पढ़ाते थे। केवल 2 और 3 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज द बाउंड्रीज ऑफ द मौर्य एम्पायर was limited to the Gangetic Plain only. Statement 2 is during Ashoka time the empire also includes part of Afghanistan and Pakistan. And statement 3 is different language and cultures were found in the empire. Which of the following statement is correct? तो मौर्य साम्राज्य की सीमाएं केवल गंगा के मैदान तक तो सीमित नहीं थी। ठीक है, जब यहाँ दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक का वो फैला हुआ था, तो ये कैसे हो सकता है स्टेटमेंट 1 करेक्ट? ठीक है, तो ओनली 2 and 3 इज करेक्ट। तो मौर्य साम्राज्य की सीमाएं गंगा के मैदानों से कहीं अधिक विस्तृत थी। और अशोक के शासनकाल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो हिस्से थे वो साम्राज्य में अशोक के शामिल थे। और साम्राज्य में प्राकृत, संस्कृत जैसे विभिन्न भाषाएं और विविध संस्कृतियां रहती थी। तो केवल 2 और 3 है। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है श्रद्धा से दी जाने वाली वस्तुओं को कर कहते थे। श्रद्धा से दी जाने वाली वस्तुएं प्रायः उपहार या भेंट होती थी और भेंट कर की तरह नियमित रूप से नहीं ली जाती थी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो देखिए श्रद्धा से जो चीजें दी जाती थी उनको कर नहीं कहा जाता था, तो उनको उपहार या भेंट समझा जाता था। तो केवल 2 और 3 सही होगा। और भेंट जो है वो कर की तरह नियमित रूप से नहीं ली जाती थी। श्रद्धा से दी गई वस्तुएं भेंट कहलाती थी। ऐसी वस्तुएं आमतौर पर राजा को श्रद्धा या दबाव में दी जाती थी। और भेंट अनियमित रूप से दी जाती थी, कर की तरह नियमित नहीं होती थी। तो ये अंतर है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सम्राट को पूरे साम्राज्य का नियंत्रण बनाए रखने के लिए अधिकारियों और जासूसों की सहायता लेनी पड़ती थी। पाटलिपुत्र में सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था, जबकि दूरस्थ प्रांतों में राजकुमार या राज्यपाल शासन करते थे। दूरस्थ प्रांतों में सम्राट का कोई प्रभाव नहीं होता था। तो ऐसा कैसे है कि जो एम्परर है उसका कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं हो रहा है, अलग जो प्रोविजन है ना, या अलग जो प्रोविनेंस है? तो तीसरा गलत होगा, 1 और 2 ही सही होगा। तो सम्राट को प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों, दूतों और जासूसों की मदद लेनी पड़ती थी। पाटलिपुत्र में सम्राट का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, जबकि तक्षशिला और उज्जैन जैसे प्रांतों में राज्यपाल या राजकुमार शासन करते थे। और दूरस्थ क्षेत्रों में सम्राट का प्रभाव बना रहता था, भले ही वहां स्थानीय शासन चलता हो। ठीक, तो तीसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कलिंग युद्ध के समय अशोक ने विजय प्राप्त की परंतु रक्तपात से व्यथित हो उठा। दूसरा कथन है अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात कभी युद्ध नहीं किया। और अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धम्म प्रचार छोड़ दिया और फिर से साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान देने लगा। केवल 1 और 2 सही होगा। कलिंग युद्ध में हुई हत्या और विनाश ने अशोक को भीतर से हिला दिया था। 2 है इसके बाद अशोक ने कभी युद्ध नहीं किया और यह इतिहास की एक अनोखी मिसाल है। अशोक ने युद्ध नहीं बल्कि धम्म प्रचार आरंभ किया था, साम्राज्य विस्तार नहीं किया। तो केवल 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अशोक के शिलालेखों में बौद्ध धर्म की गूढ़ दार्शनिक अवधारणाओं का वर्णन है। दूसरा कथन है शिलालेखों में व्यवहारिक नैतिकता और सामाजिक सद्भाव पर बल दिया गया है। और तीसरा कथन है शिलालेखों में धार्मिक सहिष्णुता और करुणा का संदेश प्रमुख है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो करेक्ट है? तो अशोक के शिलालेखों में बौद्ध धर्म की गूढ़ दार्शनिक अवधारणाओं का वर्णन नहीं है, वो अलग ही है, मतलब बौद्ध धर्म से अलग है अशोक का धम्म। ठीक है, केवल 2 और 3। अभी हम
जो अपना एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारांश कर रहे हैं, उसमें हम मौर्य साम्राज्य में देखेंगे कि अशोक का जो एक्चुअल धर्म है वो क्या है, और बौद्ध धर्म हमने अभी किया है पहले, उसमें दोनों में आप अंतर समझ पाएंगे कि अशोक के धर्म में और बौद्ध धर्म में बेसिक डिफरेंस क्या थी। ठीक है, तो अशोक के शिलालेखों में दार्शनिक बौद्ध सिद्धांतों की चर्चा नहीं बल्कि सामान्य जीवन के मूल्यों की बात होती है, और शिलालेखों में धार्मिक सहिष्णुता, करुणा, पशु हिंसा त्याग और नैतिक जीवन को अपनाने का संदेश दिया गया है। केवल 2 और 3 ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साम्राज्य के भीतर सभी लोगों द्वारा संस्कृत बोली जाती थी, सामान्य जनता की भाषा प्राकृत थी और राजकीय आदेशों और शिलालेखों के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था। तो जाहिर सी बात है, जो संस्कृत थी वो जो काफ़ी बड़े लोग थे या जो पढ़े लिखे लोग थे वो संस्कृत बोलते थे। सभी लोग जो नहीं है वो पाली भाषा या प्राकृत भाषा ही बोलते थे। केवल 2 और 3 करेक्ट होगा। तो पूरे साम्राज्य में संस्कृत नहीं बल्कि प्राकृत, तमिल, ग्रीक आदि भाषाएं बोली जाती थी, और आम लोगों की जो भाषा प्राकृत थी, और राजकीय आदेश भी इसी का प्रयोग इसमें किया जाता था, क्योंकि लोगों को कम से कम समझ में आए। क्योंकि अगर मान लिया जो शिलालेख हैं और सारी चीज़ें हैं संस्कृत में लिखवा दी गई, तो फिर उसका क्या फ़ायदा कि अधिकतर लोग उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे केवल 2 और 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मौर्य साम्राज्य में केवल शाही परिवार के लोग ही प्रशासन में भाग लेते थे। ठीक है। दूसरा कथन है, चाणक्य जैसे सलाहकार सम्राट के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। और तीसरा कथन है, अधिकारियों और दूतों की नियुक्ति साम्राज्य के संचालन हेतु की जाती थी। कौन सा इसमें से सही है? तो मौर्य समाज में केवल शाही परिवार के ही लोग प्रशासन में भाग लेते थे, ऐसा नहीं है। प्रशासन में बहुत सारे लोग होते थे, उनके जो जैसे मान लिया राजा है तो उसका सहयोगी है, उसके अमात्य हैं, और जो अमात्य हैं उनका सिलेक्शन कैसे होता था? वो होता था उपधा परीक्षण से। एक बार पूछा गया है कि उपधा परीक्षण क्या होता है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि एक टाइप का टेस्ट होता था। इसी से जो मंत्री होते थे, महामात्य होते थे या विभागाध्यक्ष होते थे, उनका सिलेक्शन होता था उपधा परीक्षण से ही। और बहुत सारे मंत्रालय थे, जैसे कि मुद्राध्यक्ष है, रूप दर्शक है, शून्याध्यक्ष, चकाराध्यक्ष, कोतवाली, इस तरह से काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें मौर्य साम्राज्य में दी गई हैं। तो यहाँ पे केवल 2 और 3 सही होगा। केवल शाही परिवार ही उसमें भाग नहीं लेता था। मौर्य साम्राज्य में शाही परिवार के साथ साथ सलाहकार, अधिकारी और आम कर्मचारी भी शामिल होते थे, और चाणक्य जैसे विद्वान सम्राट के नीति निर्माण में भाग लेते थे, और उन्हें साम्राज्य में कई स्तरों पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौर्य साम्राज्य में सड़कें और कुएं केवल सैनिक उपयोग के लिए बनाए जाते थे। ठीक है, दूसरा कथन दिया गया, अशोक ने लोगों की भलाई के लिए सड़कों, कुओं और विश्राम गृहों का निर्माण कराया था, और अशोक ने मानवों के साथ साथ पशुओं के लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था कराई थी। कौन सा सही है? तो देखिए, केवल सैनिकों के उपयोग के लिए कुछ नहीं हुआ था। वो जो भी मौर्य साम्राज्य में अशोक के जो भी काम है, जो धर्म है उनका, वो आम लोगों के लिए ही था, उनके जो एथिकल चीज़ें थी उसके लिए था। तो केवल 2 और 3 यहाँ पे सही होगा। तो मौर्य साम्राज्य में सार्वजनिक सुविधाएं जैसे कुएं, सड़कें आम जनता के लिए भी थी, और अशोक ने धम्म के सिद्धांत के अनुसार जन कल्याणकारी कार्य करवाए, और अशोक के आदेश पर ही पशुओं के लिए भी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, साम्राज्य के सभी क्षेत्रों में एक ही प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी। दूसरा कथन है, केंद्र से दूर स्थित प्रांतों में राजकुमार को शासन सौंपा जाता था, और साम्राज्य में संदेशों के आदान प्रदान हेतु दूतों और संदेशवाहकों का प्रयोग होता था। कौन सा सही है? तो एक ही प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था से समाज जो कोई भी साम्राज्य नहीं चलता, अलग अलग टाइप की व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि अशोक के टाइम में 5 प्रांत उन्होंने बना के रखे थे। तो नाम मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ, चीज़ें आपको याद होंगी, कई बार पूछा भी गया है। तो सबसे पहला जो प्रांत था उसका नाम है प्रासी, और इसकी जो राजधानी थी वो क्या है? वो है पाटलिपुत्र। और दूसरा जो प्रांत है उसका नाम है कलिंग, इसकी राजधानी कहाँ है? तोसली है। और तीसरा जो प्रांत है उसका नाम है दक्षिणापथ, और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो वो अवंती या उज्जैनी या उज्जैन, इस तरह से थी। और जो चौथा प्रांत था अशोक का, उसको कहा जाता था अवंती रथ। इसकी जो राजधानी थी वो अवंती थी। सॉरी, देखिए, दक्षिणापथ की राजधानी मैंने गलत बता दिया आपको। दक्षिणापथ की राजधानी क्या होगी? सुवर्णगिरी होगी, सुवर्णगिरी। ठीक है, अवंती रथ की राजधानी अवंती या उज्जैनी या उज्जैन, इस तरह से थी। और उत्तरापथ पांचवा स्टेट था इनका, उसका की राजधानी क्या था? तक्षशिला। ठीक है, तो ये 5 जो राज्य थे अशोककालीन, इतने सारे प्रांत थे जो बनाए हुए थे। ठीक है, तो इसमें पहला कथन, मौर्य साम्राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, जैसे कि पाटलिपुत्र और तक्षशिला में
और दूर दराज के क्षेत्रों में राजकुमारों या राज्यपालों को शासन सौंपा गया था, और संदेशवाहक और दूत कानून व्यवस्था और प्रशासन की जानकारी सम्राट तक पहुंचाते ही थे। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 2 और 3 सही होगा। पहला ये जो दिया गया ये गलत होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, संगम साहित्य में उल्लेखित मूवेंदार शब्द चोल, चेर और पांडे जैसे 3 शक्तिशाली दक्षिण भारतीय शासकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरा कथन है, इन शासकों के पास 2 केंद्र होते थे, एक तटीय और एक स्थल मार्ग में। और तीसरा कथन दिया गया है, ये शासक नियमित कर प्रणाली के माध्यम से राजस्व एकत्र करते थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। तो देखिए, दीज रूलर्स कलेक्टेड रेवेन्यू थ्रू अ रेगुलर टैक्स सिस्टम, ये यहाँ पे सही नहीं होगा, बाकी पहला और दूसरा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 1 और 2 सही। तीसरा गलत क्यों हुआ देखते हैं। तो मुवेंदार शब्द का अर्थ होता है 3 राजा, और संगम साहित्य में चोल, चेर, पांडे शासकों के लिए इसका प्रयोग हुआ है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रत्येक शासक के पास 2 सत्ता केंद्र होते थे, एक तटीय बंदरगाह जैसे पुहार और एक आंतरिक स्थल जैसे मदुरै। तीसरा गलत क्यों हुआ कि इन शासकों ने नियमित कर प्रणाली नहीं अपनाई, बल्कि लोगों से उपहार स्वरूप धन, वस्तुएं और अन्य सामग्री यहां से प्राप्त की जाती थी। सो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज द सिटी ऑफ मथुरा हैज बीन इंपॉर्टेंट कमर्शियल एंड रिलीजियस सेंटर फॉर अबाउट 2500 years. Statement 2 is the city was not the capital of Kushan dynasty but was only the site of the Buddhist monastery. Statement 3 is inscriptions from Mathura mention king, merchants and craftsmen among the total. Which of the above statement is correct? ठीक है, देखिए यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, यह शहर कुषाण वंश की राजधानी नहीं था, बल्कि ये कुषाण की राजधानी था, बल्कि केवल एक बौद्ध मठ का स्थल था। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे गलत होगा, 1 और 3 सही होगा। दूसरा गलत क्यों हुआ देखते हैं। तो मथुरा लगभग 2500 वर्षों से एक प्रमुख व्यापारिक धार्मिक केंद्र रहा है। यह उत्तर भारत के 2 बड़े व्यापार मार्गों के संगम पर स्थित था। और दूसरा कथन गलत इसलिए हुआ कि मथुरा केवल बौद्ध स्थल नहीं, यह कुषाण वंश की दूसरी राजधानी भी था और साथ ही जैन और वैष्णव धर्मों का केंद्र भी था। तो इसी वजह से दूसरा गलत हुआ। और मथुरा से मिले अभिलेख में राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार द्वारा दिए गए दानों का उल्लेख है। इसी वजह से जो स्टेटमेंट 2 है ये गलत हुआ, 1 और 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उत्तरी काले पॉलिश वाले पात्र, यानी जिनको कि NBPW कहते हैं, विशेष प्रकार की चमकदार मिट्टी की वस्तुएं थी। दूसरा कथन है, NBPW को उच्च तापमान पर पकाने और चिकनी काली परत चढ़ाने से इसका धातु जैसा स्वरूप मिलता था। और तीसरा कथन है, ये पात्र केवल दक्षिण भारत में ही पाए जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि दीज वेसल्स वेयर फाउंड ओनली इन साउथ इंडिया, ये यहाँ पे गलत होगा, बाकी 1 और 2 सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो NBPW बर्तन उत्तर भारत में मुख्य रूप से पाए गए हैं और इनकी पहचान उनकी धातु की चमक और काली चिकनी सतह से होती है। इन्हें कुम्हार के चाक पर बनाया जाता था, फिर उच्च तापमान पर पकाया जाता था। ठीक, तो जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हैं उनके बारे में ये महत्वपूर्ण चीजें थी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, व्यापारियों ने मानसूनी हवाओं का प्रयोग करके समुद्री मार्गों की यात्राएं की। दूसरा कथन है, पश्चिमी हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती थीं, जिससे अरब सागर पार करना आसान होता था। और तीसरा कथन है, व्यापारी मुख्यतः जमीनी रेशम मार्ग का ही प्रयोग करते थे, समुद्री मार्ग का नहीं। कौन सा कथन इसमें से सही है। तो ट्रेडर्स मेनली यूज्ड ओवरलैंड सिल्क रूट नॉट द सी रूट, यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, केवल 1 और 2 सही होगा। तो व्यापारी समुद्री मार्गों पर मानसून हवाओं का प्रयोग करते थे। और तीसरा कथन गलत इसलिए है क्योंकि समुद्री मार्गों का प्रयोग व्यापारी बड़े पैमाने पर करते थे। इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन इसमें दिया गया, श्रेणियां केवल उत्पाद वितरण और व्यापार तक सीमित थी, उनका अन्य कोई कार्य नहीं था। दूसरा कथन है, कुछ श्रेणियां धन को धार्मिक संस्थानों के दान देने और बैंकों की तरह उपयोग में लाती थी। और तीसरा कथन है, श्रेणियां व्यापारियों व शिल्पकारों का संगठित समूह था। कौन सा इसमें से कथन सही होगा। तो देखिए, जो श्रेणियां थी केवल उत्पाद वितरण और व्यापार तक सीमित नहीं थी, उनके और भी बहुत सारे कार्य थे। 2 और 3 सही होगा। तो श्रेणियां केवल वितरण तक ही सीमित नहीं थी, वे धन संग्रह, प्रशिक्षण, बैंक कार्य और धार्मिक संस्थानों को
दान देने जैसे भी कार्य करती थी। इसी वजह से ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, केवल एक गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, समुद्र पार व्यापार में उपयोग होने वाले जहाज मजबूत और टिकाऊ बनाए जाते थे। दूसरा कथन है, व्यापारी अफ्रीका और अरब क्षेत्रों में भारत तक मानसूनी हवाओं के साथ आते थे। और तीसरा कथन है, दक्षिण भारत के शासकों ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नौसेना बनाई थी। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। तो दक्षिण भारत में प्राचीन शासकों द्वारा नौसेना का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। व्यापार निजी व्यापारियों द्वारा संचालित होता था। ठीक है, तो यहाँ पे केवल ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मदुरै पांड्य शासकों की राजधानी थी और यह एक महत्वपूर्ण आंतरिक शक्ति केंद्र था। दूसरा कथन है, पुहार जिसको कावेरी पट्टिनम कहते हैं, चोलों का तटीय बंदरगाह था। और तीसरा कथन है, संगम युग के कवियों को हाथी, रथ, घोड़े जैसी सैन्य वस्तुएं पुरस्कार में दी जाती थी। तो यहाँ पे जो कथन दिए गए ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। संगम काल के कवियों को कीमती वस्तुएं, आभूषण, पशु, हाथी और रथ जैसे पुरस्कार दिए जाते थे। और मदुरै और पुहार क्रमशः आंतरिक और तटीय शक्ति के। सो यहाँ पे 1, 2, 3 सही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज, पुहार वाज द मेजर पोर्ट सिटी ऑफ द चोल्स located on the bank of the river Kaveri. Statement 2 is, Madurai was the capital of the Chair dynasty and was famous for trading activities. And statement 3 is, these cities are mentioned in Sangam literature. Which of the following statement is correct? तो यहाँ पे 1, 2, 3 सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो पुहार जो था चोलों का तटीय बंदरगाह था, मदुरै पांड्यों की राजधानी थी, लेकिन संगम साहित्य में दोनों नगरों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। तो 1, 2, 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, समुद्री व्यापार में प्रयुक्त अम्फोरा और अरेटिन वेयर जैसी वस्तुएं अरिकमेडु में पाई गई हैं। दूसरा कथन है, अरिकमेडु एक प्राचीन बंदरगाह था जहां से भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार होता था। अरिकमेडु मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, तो कौन सा सही है? तो अरिकमेडु वाज लोकेटेड इन उज्जैन नहीं होगा। ठीक है, एमपी में नहीं था ये। तीसरा गलत होगा, 1 और 2 सही होगा। तो अरिकमेडु जो है वो पुडुचेरी में स्थित था, उज्जैन में नहीं। और वहां से रोमन वस्तुएं और स्थानीय शिल्प के प्रमाण मिले हैं। तो 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पंच चिन्हित सिक्के मुद्रांकित होते थे जिनमें किसी शासक का नाम नहीं होता था। ये सिक्के चांदी, तांबे या अन्य धातुओं की पतली चादरों से बनाए जाते थे। पंच चिन्हित सिक्के केवल दक्षिण भारत में प्रचलित थे। ठीक है, कौन सा सही होगा? तो जो पंच मार्क कॉइन होते थे वो ऐसा तो नहीं केवल साउथ इंडिया में ही प्रचलित थे, वो नॉर्थ इंडिया में भी थे। 1 और 2 सही होगा यहाँ पे। तो पंच जो चिन्हित सिक्के थे उत्तरी भारत और अन्य क्षेत्रों में भी प्रचलित थे, केवल दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं थे। इस वजह से तीसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, रेशम मार्ग से चीन, मध्य एशिया, भारत और रोमन साम्राज्य के बीच होता था। दूसरा कथन है, इस मार्ग पर व्यापार करने वाले व्यापारी केवल वस्त्र ले जाते थे। और तीसरा कथन है, शासक इस मार्ग पर नियंत्रण रखते थे ताकि वे कर और उपहार प्राप्त कर सके। Which of the following statement is correct? तो यहाँ पे लिखा ना, द मर्चेंट्स हु ट्रेड्स ऑन रूट कैरिड ओनली टेक्सटाइल। ऐसा नहीं, वो बहुत सारी चीजें ले जाते थे। तो केवल 1 और 3 सही होगा। तो रेशम मार्ग पर केवल वस्त्र ही नहीं बल्कि कीमती पत्थर, मसाले और अन्य वस्तुएं भी ले जाई जाती थी। और व्यापारी विविध वस्तुओं का आदान प्रदान भी करते थे। इसी वजह से दूसरा जो है वो गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज, गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी हैज बीन कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ Dakshinapth of South India. Statement 2 is, he was the prominent ruler of the Satvahan dynasty whose information is available from the female Prashasti. And statement 3 is, he established his capital in Mathura. Which of the following statement is correct? तो राजधानी मथुरा में स्थापित क्यों करेगा? वो तो साउथ इंडिया का एक था पूरा डिटेल ना। 1 और 2 सही होगा। तो गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी की राजधानी मथुरा नहीं थी, मथुरा कुषाणों की राजधानी थी। और सातवाहन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र में थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, तीसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, शिल्पकारों और व्यापारियों के समूह को श्रेणियां कहा जाता था। दूसरा कथन है, श्रेणियां व्यापार तो करती थी लेकिन धार्मिक संस्थानों को कभी ध्यान नहीं देती थी। और तीसरा कथन है, कुछ श्रेणियां बैंकों की तरह भी कार्य करती थी। कौन सा कथन इसमें से सही होगा? तो देखिए, श्रेणियां व्यापार तो करती थी लेकिन धार्मिक संस्थानों को दान नहीं देती थी। ये गलत है, क्योंकि श्रेणियों का काम अलग अलग टाइप में था। वो धार्मिक संस्थानों को दान भी देती थी, प्रशिक्षण भी कराती थी, बहुत सारे काम उनके थे। केवल 1 और 3 सही होगा।
तो श्रेणियां न केवल व्यापार और उत्पादन में सहायक थी बल्कि धार्मिक संस्थानों को दान भी देती थी और कभी कभी बैंक की तरह धन को जमा भी करती थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज अरिकमेडु वाज द एंशिएंट कोस्टल ट्रेडिंग सेटलमेंट where Roman objects have been found. Statement 2 is bead making and cloth dyeing was carried out at Arikamedu. And statement 3 is the site is located in the state of Maharashtra. Which of the following statement is correct? तो जो अरिकमेडु था वो पुदुचेरी में था, महाराष्ट्र में नहीं था। केवल एक और दो सही होगा। तो अरिकमेडु पुदुचेरी में स्थित था और वहाँ रोमन मिट्टी के बर्तन, कांच के बर्तन, लाल रंग की रोमन मिट्टी तथा कपड़ा रंगने के सबूत पाए गए हैं। इसी वजह से तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, दक्षिण भारत के चोल चेर पांड्य शासकों को संगम साहित्य में मुवेंदार कहा जाता है। और दूसरा कथन है, इन शासकों के पास नियमित कर प्रणाली थी। तीसरा कथन है, पुहार कावेरी पट्टिनम चोलों का तटीय बंदरगाह था। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे इन शासकों के पास नियमित कर प्रणाली नहीं थी, हमने ऊपर भी देखा। केवल एक और तीन सही होगा। तो इन शासकों ने नियमित कर वसूली नहीं की बल्कि लोगों से उपहार और श्रद्धा स्वरूप धन की वस्तुएं प्राप्त की। इसी वजह से दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक माने गए हैं और उनकी जानकारी एक ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है जो उन्होंने स्वयं लिखवाया था। उन्हें दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया है। तो यहाँ पे जो ताम्रपत्र अभिलेख की बात है ये गलत है, बाकी एक और तीन सही होगा। तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की जानकारी उनकी माता गौतमी बलश्री द्वारा लिखवाए गए प्रशस्ति अभिलेखों से मिलती है, ना कि उन्होंने स्वयं लिखवाया था। ठीक है, एक और तीन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, रेशम मार्ग पर कई शासकों ने नियंत्रण करने की कोशिश की क्योंकि इससे उन्हें कर और उपहार प्राप्त होते थे और यह मार्ग चीन से होकर चलता था और भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत में प्रवेश करता था। इस मार्ग पर यात्रा करने वाले व्यापारियों को कोई विशेष सुरक्षा नहीं मिलती थी। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे तीसरा गलत होगा क्योंकि सुरक्षा मिलती थी, जो जिनको उपहार देते थे वो उनको सेफ्टी भी प्रोवाइड करते थे। तो एक और दो केवल सही होगा, तीसरा गलत होगा। तो शासक व्यापारियों को सुरक्षा देते थे ताकि वो लुटेरों से बच सके और बदले में उपहार प्राप्त कर सकें। केवल एक सही होगा, एक और दो। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत में लोहे के उपकरण का प्रयोग सर्वप्रथम 3000 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। दूसरा कथन है, लगभग 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों का उपयोग तेजी से बढ़ा जिसमें हल और कुल्हाड़ी प्रमुख थे। और तीसरा कथन है, इस काल में कांच उपकरणों का उपयोग कृषि के लिए मुख्य रूप से होता था। एक और दो सही होगा। तो लोहे के उपकरणों का प्रयोग लगभग 3000 वर्ष पहले आरंभ हुआ और लगभग 2500 वर्ष पहले इसका उपयोग खेती के व्यापक रूप से होने लगा। तीसरा कथन गलत है क्योंकि इस काल में कांच नहीं बल्कि लोहे का प्रयोग अधिक हो रहा था। ठीक है, तो एक और दो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, दास कर्मकार वे लोग थे जो दूसरों की जमीन पर श्रम करके जीवन यापन करते थे। दूसरा कथन है, गृहपति वे किसान थे जो छोटी जमीन के मालिक होते थे। और तीसरा कथन है, उझावर और कदई सियार केवल तटीय क्षेत्रों में पाए जाते थे। तो कौन सा कथन सही है? एक और दो सही होगा, तीसरा गलत है। क्यों गलत है? तो दास कर्मकार भूमिहीन श्रमिक होते थे जबकि गृहपति छोटे स्वतंत्र किसान। और तीसरा गलत क्योंकि है क्योंकि उझावर और कदई सियार तमिल क्षेत्र के निवासी थे, न कि तटीय क्षेत्रों के निवासी थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, व्यापारी दक्षिण भारत से सोना, मसाले, विशेषकर काली मिर्च और कीमती पत्थर लेकर विदेश भेजते थे। दूसरा कथन है, दक्षिण भारत में व्यापार का सबसे जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो अरिकमेडु था। और तीसरा कथन दिया गया है कि दक्षिण भारत में पाए गए रोमन सिक्के व्यापार के प्रमाण माने जा सकते हैं। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं। तो दक्षिण भारत से काली मिर्च जिसको कि ब्लैक गोल्ड और कीमती पत्थर विदेशों को भेजे जाते थे। अरिकमेडु एक प्रसिद्ध तटीय व्यापारिक केंद्र था। रोमन सोने के सिक्के वहां पाए गए जो रोमन व्यापार के प्रमाण हैं। इसी वजह से तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिए गए।